अब नेक्स्ट और जो लास्ट एग्जांपल है आपकी बुक में आपके इस टॉपिक से रिलेटेड वो है एग्जांपल 17.12। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट अल्फा इक्वल्स टू 0.05। अब हमें इसमें ये टेस्ट करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस पर फिट होता है या नहीं होता, और इस क्वेश्चन में हमें अल्फा की वैल्यू भी जो है वो गिवन है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है 10 टू नेक्स्ट 12 टू नेक्स्ट, जिसमें भी यूँ छोड़ दिया जाए उसमें जो भी आपको नेक्स्ट गिवन है लोअर क्लास बाउंड्री उसको यहाँ पे हम लोग अटैच कर सकते हैं। पहली क्लास आपकी 10 टू 12 होगी, दूसरी 12 टू 14, तीसरी 14 टू 16, चौथी 16 टू 18 और इसी तरह से बाकी सारी। लास्ट जो है वो 26 टू 28 हो जाएगी या फिर 26 टू 28। ठीक है, और इसके साथ फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सो हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, नंबर एक उसका मीन और नंबर दो उसका वेरिएंस, जो कि हमें कहीं भी गिवन नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा हमें इन दोनों पैरामीटर्स को इस सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन से कंप्यूट करना है खुद, और फिर उनको एज एन एस्टिमेट यूज़ करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन प्रोसीजर। फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो बिल्कुल पहले की तरह सेम है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल विद म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, हम दोनों के दोनों अनस्पेसिफाइड हैं। H1 हमारे पास क्या आएगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट नॉर्मल, level of significance 0.05, test statistics to be used is I from 1 to n OI minus EI over EI और ऊपर OI minus EI होल स्क्वायर। ठीक है, और बाकी का सारा कुछ वही। अब कंप्यूटेशन प्रोसीजर जो है जस्ट वहाँ पे हमारे पास चेंज आता है। कंप्यूटेशन प्रोसीजर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से यानी 10 टू 12, 12 टू 14, 14 टू 16 और ये सारा ये क्लासेस होंगी हमारे पास और ये साथ में फ्रीक्वेंसीज़ होंगी। यहाँ से हम लोग क्या कंप्यूट करेंगे, एक्स बार और एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करेंगे। ठीक है, वो कंप्यूट की है तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू 19.14 आई है और एस की वैल्यू 2.89 आई है। ठीक है, यानी कि हमने इस क्वेश्चन में दोनों के दोनों पैरामीटर्स एस्टिमेट किए हैं, लिहाजा एम की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एम की वैल्यू 2 आएगी। अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि पी आईज़ या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कंप्यूट करनी है। ओ आईज़ तो हमें ये है हमारे पास जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं, ये सारी की सारी हमारे पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज़ हैं। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़। ठीक है, ये ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज़ हैं, ओ आई का कॉलम हमारे पास मौजूद है, हमें चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ और हमारा सारा का सारा फोकस जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ को कंप्यूट करने पे होता है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ के लिए अच्छे तरीके से देख लें, हम ये पिछले साल थर्ड ईयर में भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ के लिए जो हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है ना, जैसे पहली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है 12, दूसरी क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है 14, तीसरी क्लास की अपर क्लास बाउंड्री होगी क्योंकि वो 14 टू 16 है 16, और फिर नेक्स्ट की 16 टू 18 तो 18 जो है वो होगी, और इन सब की इसी तरह से आप लोग देख लेंगे। और जो लास्ट क्लास है उसकी अपर क्लास बाउंड्री, अब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कंसीडर करनी है, नॉर्मल के लिए हमने कंसीडर करनी है 26 टू इन्फिनिटी, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टार्ट में भी हम 0 टू 10 करके फ्रीक्वेंसी 0 रखते हैं और लास्ट पे भी 26 टू इन्फिनिटी करके फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 कंसीडर करते हैं लास्ट वाली उसकी। ठीक है, तो लास्ट पे जो है हमारे पास वो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। अब हमने क्या किया है, अपर क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है, ये अपर क्लास बाउंड्रीज 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26 और 26 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और फिर हमने क्या किया है, अब हमने क्या कंप्यूट करना है, अब हमने कंप्यूट करना है
ये एरिया जो है और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़, और उससे हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा अलग से बताती हूँ। उसके बाद जब हम ये कर चुकेंगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कैसे आएंगी, उसी तरह से n इंटू पी आई हैड, ये पी आई हैड जब हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटीज़ थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगी, तो हम इसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास 1000 के इक्वल था। 1000 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आती जाएंगी, और फिर फर्दर प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम चलेगा, जिससे हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू 2.82 जो है वो आ गई है, या 815 है, तो हम उसको 2.82 कंसिडर कर लेंगे। अब मैं आपको ये 3 चीज़ें बताने लगी हूँ कि ये हम लोग ये 3 कॉलम्स जो हैं कैसे फिल करेंगे। पहला कॉलम तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ये जी वाला कॉलम है, जी, ये जी आई, जी जो है हमें पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है हमारे पास, जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेरिएबल माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो है वो अपर क्लास बाउंड्री यूज़ होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, माइनस एक्स बार ओवर एस। वेरिएबल अपर क्लास बाउंड्री माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। जी यहाँ पे का फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, अपर क्लास बाउंड्री माइनस एक्स बार ओवर एस। एक्स बार की वैल्यू 19.14 है, एस की वैल्यू 2.89 है, ठीक है। और अपर क्लास बाउंड्रीज, ये हर दफ़ा हम अपर क्लास बाउंड्री की वैल्यू चेंज करेंगे, और अपर क्लास बाउंड्री की वैल्यू चेंज करके जब हम जी के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जी की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो जब हमने पहली वैल्यू अपर क्लास बाउंड्री की 12 पुट की है, तो 12 पुट करने से 12 माइनस एक्स पावर ओवर 2.89, हमारे पास जी की वैल्यू आई है 2.49, ठीक है। ये वाली, ये 2.49 हमारे पास कैसी आई है, 12 माइनस एक्स पावर ओवर एस करने से, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू माइनस 1.78 कैसी आई है, 14 माइनस एक्स बार ओवर एस। थर्ड वैल्यू जो है वो 16 माइनस एक्स बार ओवर एस। इस तरह से ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास किसकी आ गई हैं, जी की आ गई हैं। लास्ट वैल्यू की इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करें, कुछ भी डिवाइड करें, तो वो इन्फिनिटी ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये कॉलम हमारा जी आई का कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, जी आई जो है हमारे पास, इसको हम क्यूमुलेटिव टेबल जो कि हमारे आपके पास मौजूद है, टेबल 9, ठीक है, लास्ट ईयर जो हमने अपने चैप्टर नंबर 9 में इससे क्वेश्चंस किए हैं, उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आपकी पहली वैल्यू जी आई की आई है -2.49। इसको आके आप -2.4 को 9 में देखेंगे, -2.4 को कहाँ देखेंगे हम, -2.4 को 9 में, तो हमारे पास 0.0064 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से बाकी की सारी वैल्यूज़ जो है उनको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो -1.78 है, -1.7 को 8 में देखेंगे, -1.7 को 8 में, तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.0375, ठीक है। तो ये टेबल जो हैं ये आपके पास मौजूद होंगे, ये 3 पेजेस हैं इसके, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको पॉजिटिव में देखेंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको नेगेटिव में देखेंगे, और उनकी स्पेसिफाइड जगह पे। और अगर वैल्यू हमारे पास 4.4 या 4.5 या इससे ग्रेटर हुई, तो उन सब के लिए प्रोबेबिलिटीज़ क्या आएंगी, 1 के इक्वल आएंगी। जैसे हमारे पास अगर इन्फिनिटी जो वैल्यू आई हुई है वो 4 से बहुत ग्रेटर है, तो 4.5 या उससे ग्रेटर जो भी वैल्यू होगी उस पर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हमारे पास 1 के इक्वल आएगी, जो कि हम ये यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 4.5 से ग्रेटर किसी भी वैल्यू के लिए, बल्कि 4.4 से तकरीबन ग्रेटर किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। सो बैक पे आ जाते हैं दोबारा। अब जो है ये वाला कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्यूमुलेटिव टेबल से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो था हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल का, उससे हमने ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ देख ली हैं। ये देखें, इन्फिनिटी पे वैल्यू जो है वो क्या आई है, 1 आई है, और बाकी की सारी हमने टेबल से देख ली हैं। उसके बाद अब ये जो नेक्स्ट है ये क्या है हमारे पास,
ये हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये जो हमने फाइंड आउट की हैं प्रोबेबिलिटी C/Z, ये हमारे पास क्यूमुलेट हुई हुई प्रोबेबिलिटीज़ हैं। हमें हर एक क्लास की सेपरेट प्रोबेबिलिटी चाहिए ताकि हम हर एक क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकें। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्लास की सेपरेट प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव से हम लोग हर एक क्लास की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। पहली प्रोबेबिलिटी तो जो क्यूमुलेटिव की है वही रेस्पेक्टिव क्लास की होगी, इंडिविजुअल की वो सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरी क्लास के लिए हम क्या करेंगे, 0.375 है हमारे पास, 0.375 में से हम लोग माइनस कर देंगे पहली प्रोबेबिलिटी को, जो कि किसके इक्वल है, 0.0068 के। तो हमारे पास दूसरी पी आई हैट किसके इक्वल आएगी, 0.0307, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पी आई हैट के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है 0.1379, इसमें से हम माइनस कर देंगे पिछली दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को, ठीक है। इससे पिछली जो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं 0.0068 एंड 0.0371, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.1004 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, 0.3483 में से इससे बैक पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आ चुकी हैं उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 0.2104 आ जाएगी। और इसी तरह से करते करते जब हम लास्ट पे आएंगे तो हम 1 में से इन पिछली सारियों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.0089 आ जाएगी, ठीक है। आप ये इस तरह से ये पिछली सारियों को माइनस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आपको ईजी लगे तो फिर हर इस अगली में से क्या करें, हर इस अगली में से इसकी ये जो पिछली पी आई हैट फाइंड आउट कर चुके हैं इसको माइनस कर दें, ऐसे इसमें से इसको माइनस कर दें, तब भी आपके पास यही आएगी। इसमें से इसको माइनस कर दें, इससे पिछली को, ठीक है, तब भी आपके पास यही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग ये सारा फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो पी आई हैट अब आ चुकी हैं। अब इनके साथ हम क्या करेंगे, इनके साथ हम कैपिटल एन यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 1000 था। 1000 से मल्टीप्लाई करने के साथ हमारे पास ई आई जो है का जो कॉलम है वो इसके इक्वल आ जाएगा 6.8, 30.7 एंड दिस एंड दैट। अब जब हमारे पास ई आई का कॉलम आ गया तो फिर हमें आगे से प्रोसीजर बिल्कुल आसान है, ई आई और फिर ई आई के बाद जो है वो अब दोबारा उसने ओ आई लिख दिया है, ठीक है। ई आई में से देख लें कोई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से लेस तो नहीं है, नहीं जी कोई भी लेस नहीं है, स्मॉलेस्ट भी 6.8 है, ठीक है। तो फिर ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर ओवर ई आई ये कॉलम आ गया, जिससे हमारे पास वैल्यू 2.815 आई। इसको हमने क्या करना है, इसको अब हम लोगों ने अपने क्रिटिकल रीजन में देखना है, और क्रिटिकल रीजन में देखने के बाद अगर वैल्यू हम देखें कि हमारी फॉल करती है या नहीं, 2.82 स्मॉलर है 2.8 12.59 से, लिहाजा जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करती। सो हम कंक्लूड करेंगे कि दैट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स अ गुड फिट फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये है इसका प्रोसीजर। बार बार वीडियो को देखें और अपने स्टेप्स को फॉलो करें। फिर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में भेजती हूँ, वो आप लोग सारे क्वेश्चंस जो हैं जो उनको सॉल्व करें।